तो इलेक्ट्रिक डायपोल के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल देखेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो जो डायपोल होता है उसमें एक माइनस चार्ज है और थोड़ी दूर पे क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है ना। तो हम लोग कहते हैं कि डायपोल से सर्टेन डिस्टेंस पे फील्ड निकालना। तो जो पॉइंट होता है वहां पे जनरली हम लोग ना नॉर्मली दो केस लेते हैं। एक हम लोग डायपोल के लाइन पे ही लेते हैं चार्जेस का, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और एक पोजीशन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम लोग पहला केस लेते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे, फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। तो जो डायपोल का एक्सियल पोजीशन होता है वह दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के एलोंग ही होता है। तो चलते हैं एक्सियल पोजीशन के किसी पॉइंट पी पे फील्ड निकालते हैं, और जो पॉइंट पी है वो डायपोल से हम लोग कहते हैं एट डिस्टेंस आर। तो एक्सियल पोजीशन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम डायपोल। डायपोल से आर दूरी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जनरली डिस्टेंस आर जो होता है वो कहां से लिया जाएगा। तो हम लोग कहते हैं डायपोल जो होते हैं बड़े छोटे साइज के होते हैं, 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का होता है, माइक्रोन साइज का, बहुत स्मॉल होता है। इसलिए चार्ज जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस ना पॉजिटिव लेंगे ना निगेटिव लेंगे। प्रैक्टिकली होगा क्या कि देखिए ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो हम लोग कहते हैं ना माइनस से ना प्लस से, बल्कि जनरली पॉइंट को हम लोग कहां से लेते हैं, डायपोल के सेंटर से। तो चलिए सेंटर से ही मान लेते हैं। जो पॉइंट पी है हमारे साथ डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा पॉइंट पी का, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2a ना। तो जब डिस्टेंस 2a है तो ये जो चार्ज होगा सेंटर से माइनस का a डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस वाले का क्या हो जाएगा, प्लस वाले का भी a हो जाएगा। और यहाँ पे जो डायपोल की बात हम लोग करेंगे तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, तो q इंटू 2a, चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। अब चलते हैं फील्ड निकालने की बात, ठीक। तो कैसे फील्ड निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे ये जो प्लस चार्ज है वो यहां से क्या है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, प्लस चार्ज यहां से r, ये टोटल r है, ये a है, तो प्लस वाले का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस से। माइनस वाला कितने दूर पे है, तो ये r और ये, तो जो माइनस वाले का डिस्टेंस है वो कितना है पॉइंट p से, वो है r प्लस a। पॉइंट p से कौन पास है, पॉइंट P से ये वाला पास है, पॉजिटिव वाला अपने से दूर देता है, वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और नेगेटिव वाला 2 वाला अपनी तरफ होगा, वो कितना देगा, नेगेटिव वाला अपनी तरफ देगा, E2 देगा। कौन बड़ा होगा इसमें E1 बड़ा होगा, क्योंकि जो पास होता है वो ज्यादा फील्ड देता है। इसका मतलब अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली E1 माइनस E2। अच्छा, E1 कितना होगा, q/4πε0। कितना डिस्टेंस है पॉजिटिव वाले का, कितना डिस्टेंस है r माइनस है, तो ये हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। और नेगेटिव वाला कितने डिस्टेंस पे है, r प्लस है, तो क्या हो जाएगा -1/r प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आया वो आया q/4πε0 हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 4ra 2r इंटू 2a, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो डिस्टेंस r है, जो डिस्टेंस r होता है वो उनके डायपोल के बीच के डिस्टेंस से बहुत क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो वी नो दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इसलिए r स्क्वायर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें ये टर्म जो है a स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो a स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर r के पावर 4, और ऊपर r है, ठीक है, और यहाँ पे q इंटू, तो देखिए q इंटू 2a p रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा p/2πε0, एक r ऊपर बचा और एक r के पावर 4 नीचे बचा। क्यों बताइए,
क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 QA को P रख देंगे और 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, P देखिए यहाँ से Q इंटू 2A, Q इंटू 2A की जगह P कर देंगे और यहाँ से R की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे आया वो आया P बाई, ये देखिए अप्रॉक्स वैल्यू है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि यहाँ हम लोग नेग्लेक्ट किए हैं। तो P बाई 2πε0 R की पावर 3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन है। तो अब चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन पे चाहे पॉइंट देखिए, चाहे पॉइंट डायपोल के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जैसे इधर इस साइड क्या होगा, माइनस वाला देगा अपनी तरफ। देखिए माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगा और इधर पे भी राइट होगा। क्यों, क्योंकि डायपोल के लेफ्ट साइड क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा तो वो अपनी तरफ देगा। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा लेफ्ट टू राइट ही होगा, मतलब डायपोल के अलॉन्ग ही होगा। तो वेक्टरली आप ऐसे लिख सकते हैं P बाई 4πε0 R की पावर 3। इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल पोजीशन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, एक दो पॉइंट, यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे 2 रहेगा, 2πε0 R की पावर 3, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/r की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन क्या है, डायपोल का डायरेक्शन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो पॉइंट है वो डायपोल के सेंटर से लिया गया है हमेशा, और जो ये है वो कहां पे है, डायपोल के राइट साइड या डायपोल के लेफ्ट साइड। आर डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड P बाई 2πε0 R की पावर 3, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका जैसे मान लीजिए कई बार आता है ओरल क्वेश्चन की डायपोल से इतने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पे 2 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, 1 मीटर पे 2 न्यूटन ना, तो 2 मीटर पे क्या होगा, तो डिस्टेंस जब क्या करेंगे डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम हो जाएगा, तो जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा 1/8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल वाला आराम से नोट कीजिए, फिर इक्वेटोरियल बताते हैं। तो एक्सियल हो गया, तो एक्सियल के बाद एक और आता है इक्वेटोरियल पोजीशन ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो डायपोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर डायपोल बनाते हैं। इसके बाइसेक्टर वाले किसी पॉइंट पे हमें फील्ड बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, तो अगेन वही सिचुएशन ये है कि सेंटर से ये a डिस्टेंस पे है, ये भी चलिए a डिस्टेंस पे है, और जो पॉइंट P है बाइसेक्टर पे सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो फिर से हम लोग डायपोल को डिफाइन कर लेंगे, डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस q इनटू 2a। अब क्या करेंगे, फिर से वही जो पिछले में बताए थे, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, सेम लाइन में था, एक राइट और लेफ्ट सीधे ऐड हो गया था। बस यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था, वैल्यू अलग था। यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्या अलग होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। पॉजिटिव वाला इस साइड देगा और निगेटिव वाला अपनी तरफ देगा। पॉजिटिव वाला अपने से दूर देता है और निगेटिव वाला अपनी तरफ देता है। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो साइन कट जाएगा, कॉस जुड़ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, एक चार्ज की वजह से, इस प्लस वाली वजह से क्या होगा, Q बाई 4πε0। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा PQ बाई 4πε0, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये देखिए r है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, KQ बाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर से जो बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट कटेगा, ई साइन थीटा क्या जुड़ेगा, कॉस कंपोनेंट दोनों का जुड़ेगा। मतलब कि जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा 2e क्या थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2e कॉस थीटा, और डायग्राम से देखिए जरा कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा a बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आ जाएगा वो आ जाएगा 2q, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे a बाई, तो 2qa बाई 4πε0,
यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 मतलब कितना पावर, 1 प्लस 1/2 मतलब टोटल पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टोटल पावर 3/2। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, अच्छा 2q एक जगह क्या कर देंगे, 2q एक जगह हम लोग p कर देंगे और यहाँ पे फिर से वही आर स्क्वायर ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि आर ए से बहुत बहुत बड़ा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे आया वो आया p बाई 4πε0 r की पावर 3। बात समझ में आ गया। ये एग्जैक्ट वैल्यू के अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे a को हम लोग क्या कर दिए, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। दिस इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, और नॉर्मली हम लोग यही याद भी रखते हैं। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ डायपोल मोमेंट किधर है, राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड। मतलब अगर आप वेक्टर में चलेंगे, वेक्टर रिलेशन खोजेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज -p वेक्टर बाई 4πε0 r के पावर 3, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। और एक और बात कि वहां पे 1/2 था, यहाँ पे 1/4 है, मतलब सेम डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल का जो रेशियो होता है वह 2/1 होता है। मतलब कि अगर किसी एक्सियल के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड x है तो सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पे x/2 होगा। एक्सियल पे हमेशा इक्वेटोरियल का डबल होता है। आता है क्वेश्चन नीट वगैरह में सीधे सीधे आता है कि किसी पॉइंट चार्ज को डायपोल से इतने डिस्टेंस पर रखे हैं तो इतना फोर्स है, उतने डिस्टेंस पे अगर इक्वेटोरियल पर रख देंगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, फील्ड आधा तो फोर्स आधा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो आता है रेशियो वो 2:1 का आता है। और यहाँ भी डायपोल का जो फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन आल्सो 1/r के पावर 3। ठीक है, तो इसको आप आराम से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। तो फील्ड के बाद अब पोटेंशियल में देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो पोटेंशियल में भी दोनों केस लेते हैं हम लोग ना। पहला चलो एक्सियल ले लेते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पे वही है, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, 2a डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच का, मतलब जो डायपोल मोमेंट p आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, q इंटू 2a हो जाएगा। और सेंटर से किसी पॉइंट p पे r डिस्टेंस पे जैसे फील्ड निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल में हमें सिंपली क्या कर देना है, पोटेंशियल एट पॉइंट p पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव देता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव देता है। तो ये पॉजिटिव वाला कितने डिस्टेंस पे है, r-a पे, और नेगेटिव वाला कितने डिस्टेंस पे यहाँ से, r+a। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा कॉमन। पॉजिटिव वाला कितना देगा, q/r-a, और नेगेटिव वाला कितना देगा, नेगेटिव वाले का डिस्टेंस कितना है, नेगेटिव वाला नेगेटिव देगा, तो -q/r+a। सिंपल सा। यहाँ पे q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, q/4πε0 हो गया कॉमन, r+a माइनस r-a, r कैंसिल हो गया, क्या बचा a+a 2a, तो कितना हो गया इंटू 2a हो गया, डिवाइडेड बाई ऊपर बचा 2a और नीचे 2a डिवाइडेड बाई r² माइनस a²। अच्छा q इंटू 2a की जगह क्या कर देंगे हम लोग, p कर देंगे। इसका मतलब जो पोटेंशियल पॉइंट p पे आया वो आया p/4πε0, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे जैसे पिछले में किए थे, तो आ गया a²। बात समझ में आया, इसको आराम से आप नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा इसको हम देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं इस रिजल्ट को। हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, रिलेशन बताया क्या होता है, -dv/dr, और यहाँ पे r² रहेगा ना, a नेग्लेक्ट होगा, तो dv/dr हो जाएगा। तो 1/r² का क्या होता है, 1/r² का क्या होता है, -2/r की पावर 3 और माइनस प्लस,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया P/2, तो 2/4 क्या बचेगा, P/2πε0 r के पावर 3, बिल्कुल रिजल्ट आ गया। इस रिलेशन से हम यहां से रिजल्ट निकाल, इसका मतलब है कि जो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट किए बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था यही आया था। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे हो गया पोटेंशियल P/4πε0 r स्क्वायर, इसका जो पोटेंशियल है किसके प्रोपोर्शनल आया, 1/r स्क्वायर के। ठीक, आराम से नोट कर लीजिए। तो एक्सियल पोजीशन पे हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, चलिए फिर से भाई ए डिस्टेंस, तो जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट पी मान लेते हैं कि बाइसेक्टर पे कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो सिंपल सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का दूरी बराबर है, तो पॉजिटिव चार्ज गिव्स पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज गिव्स नेगेटिव पोटेंशियल। सेम डिस्टेंस पे है तो क्या हो जाएगा, Q/4πε0 अंडर r स्क्वायर प्लस ना, इसका मतलब है कि अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस Q/4πε0 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो वैसे लिखने का भी जरूरत नहीं था, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गिव्स पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज गिव्स नेगेटिव पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। बाइसेक्टर पे वैसे भी क्या बताए थे आपको, बाइसेक्टर लाइन पे वैसे भी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेल इक्वेटोरियल जनरली बोर्ड में आता है ना, लेकिन कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको जनरल पोजीशन पे निकालने को दे दे। जब जनरल पोजीशन में फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे तो वहां पे अब वहां का जो डेरिवेशन किताबों आप देखेंगे, चाहे एनसीईआरटी देखिए चाहे एससीबी देखिए, आपको वहां पे क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। हम चैलेंज लगा लीजिए, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत टफ है समझना उस चीज को, उसका एक हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन, एक्सियल इक्वेटोरियल पर। चलिए एक और केस लेते हैं, जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन का मतलब ये हो गया कि ये डायपोल से जो पॉइंट होगा किसी जनरल पोजीशन पे होगा ना। से फॉर एग्जांपल ये सेंटर से, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे तो है, लेकिन पॉइंट किसी एंगल थीटा पे है ना। मतलब कि यहाँ पे सेंटर से दूरी तो r ही है, लेकिन जो पॉइंट है वो किसी एंगल थीटा पे है सेंटर से। r पोजीशन वेक्टर मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम दी डायपोल ना, डायपोल से थीटा एंगल बना रहा है इस लाइन से। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट फील्ड निकालना है, तो इसका टेक्निक सीखिए कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो तरीका ये कहता है कि हम लोग ना किताबों से एक सिंपल तरीका सीखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं डायपोल P है ना, डायपोल P है। इस P वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो जो एक कंपोनेंट होगा वो इस लाइन के लॉन्ग आएगा P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस लाइन के लॉन्ग आएगा P sin थीटा। मतलब एक जो P cos थीटा आया डायपोल, उसके लिए P cos थीटा वाले डायपोल के लिए जो पॉइंट P वो एक्सियल पोजीशन पे है, और जो P sin थीटा वाला डायपोल इसके लिए पॉइंट P कहां बन गया, इक्वेटोरियल पे बन गया। ठीक, तो यही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। मतलब पॉइंट ये मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट डायपोल एंड दिस इज सेकंड डायपोल। फर्स्ट डायपोल इज P cos थीटा एंड सेकंड डायपोल इज P sin थीटा, क्योंकि किसी वेक्टर को हमेशा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P पे फील्ड देखना है। सिंपल तरीका देखिए, दिस इज टेक्निक। तो पॉइंट P पे जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट P पे जो फील्ड आएगा वो E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर का सम आएगा। अच्छा, जहां पे E1 किसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से, और हमें पता है कि एक्सेल के लिए क्या फार्मूला था, P/4 तक P/2 था, P/2 था। तो क्या होता है, P की जगह P cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट डायपोल इज P cos थीटा, तो P cos थीटा बाई 2πε0 क्या पावर, r के पावर 3। उसी प्रकार से जो सेकंड वाला डायपोल है वो यहाँ पे क्या फील्ड देगा। अच्छा, E1 का डायरेक्शन देख लीजिए। हमें पता है कि एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड होता है P cos थीटा वाला किधर देगा, इधर ही देगा, अपने लाइन के लॉन्ग ही देगा। और जो P sin थीटा वाला होगा वो किधर देता है, अपोजिट देता है। तो E2
अच्छा E2 वाला क्या होगा बताइए, एक्सियल पे 1/2 और इक्वेटोरियल पे क्या बताए थे 1/4, तो क्या हो जाएगा बताइए P sin थीटा बाई 4πε0 r के पावर 3। आगे समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि डायपोल को ही दो पार्ट में तोड़ दिए, एक को एक्सियल बना दिए और एक को इक्वेटोरियल। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर सम दोनों आपस में कितने एंगल पे हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टिंग डायपोल जो आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसका मतलब जो डायपोल आएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में कितने एंगल पे हैं, दोनों आपस में है 90 डिग्री पे। तो देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए P बाई 4πε0 r के पावर 3 हो गया कॉमन, और अंडर में क्या आ जाएगा, अंडर में आ जाएगा यहाँ पे, अंडर में आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से 2 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो क्या बचा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वहां पे जनरल पोजीशन r थीटा पे। ठीक है, आप इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो पॉइंट क्या बन जाएगा एक्सियल, और एक्सियल पे क्या होता है cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो 1 + 3 क्या हो गया 4 का अंडर रूट 2 और 2/4 क्या होगा 1/2। इसमें थीटा इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया P/2πε0 r की पावर 3। बिल्कुल सही रिजल्ट है, हम लोग देखे ही थे एक्सियल वाले पे। अच्छा थीटा इक्वल टू 90 चेक करिए, तो थीटा इक्वल टू 90 कहां पहुंच जाएगा इक्वेटोरियल पे, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, वहां पे क्या बचेगा P/4πε0। इसका मतलब ये रिजल्ट आपका एक्सियल भी बता दे रहा है और इक्वेटोरियल भी बता दे रहा है। तो हम लोग क्या निकाले, जनरल पोजीशन पे पहला केस क्या था निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सेकंड केस पोटेंशियल देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट P पे, तो सेकंड हम लोग पोटेंशियल देखते हैं जब इस पोजीशन पे, जो पोटेंशियल निकालने का टेक्निक फिर से वही एक ही लाइन में देख लेते हैं हम लोग कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल 2, क्योंकि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं। वेक्टर होता तो क्या करना पड़ता, वेक्टर होना तो हमें वेक्टर के हिसाब से जोड़ना पड़ता, पोटेंशियल है तो स्केलर। तो हम लोग क्या किए, फिर से वही P का दो कंपोनेंट P cos थीटा P sin थीटा, ये अपना पोटेंशियल देगा ये अपना पोटेंशियल देगा। अच्छा हमें पता है कि ये वाला डायपोल इस पे क्या देगा, कोई पोटेंशियल नहीं देगा, अभी देखे तो 0 आता है बाइसेक्टर पे। इसका मतलब जो पॉइंट P पे बचा केवल V1 बचा, और V1 का वैल्यू क्या होता है, कितना बताए थे, कितना आया था पोटेंशियल, ये आया था P/4πε0 r स्क्वायर आया था, लेकिन यहाँ पे P की जगह क्या यूज करेंगे P cos थीटा यूज करेंगे। ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल आया फाइनल पोटेंशियल आया P cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल। आराम से नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो गया, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायपोल को फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहला कैसे लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखेंगे, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डायपोल को रखा गया है, मान लेते हैं डायपोल किसी जनरल पोजीशन थीटा पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डायपोल है वो कितना एंगल बना रहा है, सिर्फ फॉर एग्जांपल थीटा एंगल बना रहा है फील्ड से। तो यहाँ पे माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ठीक है, और जो कि फील्ड से डायपोल ओरिएंटेड है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ये डायपोल का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्स कितना लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है क्यूई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्यूई लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो बताइए टोटल फोर्स क्या आएगा डायपोल पे, तो जो डायपोल पे नेट फोर्स आएगा वो पॉजिटिव चार्ज
राइट साइड नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, मतलब जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब जो किसी डायपोल को आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, डायपोल का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, डायपोल के ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, जो नेट फोर्स आएगा डायपोल पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। मींस डायपोल विल ऑलवेज बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब फोर्स 0 होगा तो हमें पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। जब फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि जो डायपोल अगर मान लेते हैं पहले से ही मोशन में अगर होगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसलेशन की बात हो गई। अब देखते हैं टॉर्क जरा। तो फोर्स हो गया, दूसरा इसमें आता है टर्म टॉर्क। देखते हैं टॉर्क क्या होता है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि सेंटर से फिर से वही अगेन कि 2a टोटल डिस्टेंस है 2a, ये वाला चार्ज a डिस्टेंस पे है, ये वाला चार्ज भी सेंटर से a डिस्टेंस पे है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2a हो गया। तो जो डायपोल मोमेंट p होगा वो कितना होगा, q इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है, आप a भी ले सकते थे, b भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर डायपोल फ्री है, डायपोल इज फ्री टू रोटेट, तो हम लोग टॉर्क हमेशा किसका ओर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना। तो मान लेते हैं दोनों चार्ज किस मास की सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर पे ही। अगर टॉर्क नहीं दिया हो तो किसके अबाउट लेंगे, टॉर्क लेंगे सेंटर के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डायपोल, जनरली सेंटर ऑफ मास नहीं लिखते, हम लोग अज्यूम करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिया गया, क्योंकि डायपोल फ्री है तो किसके अबाउट घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये फोर्स QE और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए a sin थीटा, तो QE इनटू क्या थीटा, a sin थीटा क्लॉकवाइज। तो ये वाला कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। अच्छा, ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों का सेंटर ऑफ रोटेशन देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों सेंटर के अबाउट। ये वाला फोर्स भी कर रहा है क्लॉकवाइज घूमो, ये वाला भी फोर्स कर रहा है क्लॉकवाइज घूमो, तो इसका टॉर्क दोनों का ऐड ही हो जाएगा। तो ये भी होगा QE फोर्स और सेम डिस्टेंस a sin थीटा। तो जो दोनों के दोनों फोर्स हैं कितने डिस्टेंस पे हैं, परपेंडिकुलर सेंटर से, दोनों के दोनों फोर्स a sin थीटा डिस्टेंस पे हैं। इसमें टॉर्क का जो वैल्यू आया 2QE इंटू a sin थीटा, मतलब 2QA इंटू E sin थीटा, ऐसे कर लीजिए। अच्छा, 2QA की जगह क्या कह देंगे, P डायपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE sin थीटा। अच्छा, इसमें टॉर्क आया PE sin थीटा, और हमें पता है कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो तीन वेक्टर के बीच क्या रिलेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का। दो वेक्टर का क्या लेने पे वेक्टर मिलता है, क्रॉस। तो हम लोग वेक्टर में लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, दिस इज वेक्टर रिलेशन। A क्रॉस B इज AB sin थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स इज 0 एंड टॉर्क इज PE sin थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायपोल को इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो डायपोल को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी 0 होना चाहिए ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, अगर डायपोल को आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल फोर्स एंड टॉर्क बोथ मस्ट बी 0। फोर्स तो हमेशा 0 है ही, टॉर्क भी क्या होना चाहिए, टॉर्क भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब है टॉर्क 0 होने के लिए sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो दो पोजीशन आता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो 0 पे भी इक्विलिब्रियम और 180 पे भी इक्विलिब्रियम। लेकिन 0 पे और 180 पे जो इक्विलिब्रियम है, यहां पे दो प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है। 0 डिग्री पे अलग इक्विलिब्रियम होता है और 180 डिग्री पे अलग इक्विलिब्रियम होता है। देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर आप लिए, तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिए मतलब कि डायपोल जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का लाइन क्या है, दोनों का लाइन सेम है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स आएगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, और दोनों चूंकि दोनों का फोर्स लाइन कहां से पास करेगा, दोनों का फोर्स लाइन सेंटर से ही पास कर जाएगा, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे कि जब डायपोल को आप रोटेट करते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये QE
और ये जो माइनस क्यू ई जो फोर्स लगा, इस वो जो आया वो रोटेशन के अपोजिट आया। मतलब कि आप रोटेट कर रहे हैं किधर, रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो टॉर्क आ रहा है वो किधर आ रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब कि डायपोल जो होगा वो 0 डिग्री वाले से जब आप रोटेट करते हैं, चाहे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज टॉर्क आता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे वापस वहीं आ जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि जब डायपोल 0 डिग्री पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा, इक्विलिब्रियम तो 0 पे भी 180 दोनों पे है, लेकिन 0 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 डिग्री स्टेबल। और अभी आगे चल के बताएंगे जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, पहले भी आप पढ़े हैं, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, अच्छा 180 देख लेते हैं क्या होता है। 180 डिग्री वाले केस में 180 डिग्री का मतलब कि इस बार क्या होगा, इसका मतलब इस बार होगा कि डायपोल मोमेंट, मतलब यहां क्या होगा, यहां माइनस चार्ज होगा और यहां क्या होगा, यहां प्लस चार्ज होगा। डायपोल को 180 डिग्री घुमा दिए, तो डायपोल तो किधर है, डायपोल जो है इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट। 180 डिग्री वाला केस ले रहे हैं, सेकंड केस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरा यहां पे रोटेट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए फिर से, जब यहां पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो माइनस चार्ज ऊपर चला गया, प्लस चार्ज कहां चला गया, नीचे। जो फोर्स होगा वो किधर आएगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पॉजिटिव फील्ड किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। इसका मतलब जब इस बार थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, थोड़ा सा रोटेट किए, तो जो दोनों टॉर्क है वो मिलके क्या करेंगे, उसको वापस घुमा देंगे। इसका मतलब हल्का सा रोटेट किए नहीं कि जो टॉर्क है उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों फोर्स मिलकर उसको क्या करेंगे, वापस फिर से इसी पोजीशन में ला देंगे, क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था। इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन है, यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है कि 180 डिग्री से जब आप रोटेट करके इसको छोड़ देंगे तो ये भाग के सीधे 0 डिग्री में आ जाएगा। और जहां पे अनस्टेबल होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो ये तो डायपोल की स्टेबल और अनस्टेबल की बातें थी। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एंगुलर एसएचएम होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसको आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल। अभी हम लोग देखे थे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला पोजीशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जहां भी स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस होता है, मतलब छोड़ दें, डिस्प्लेस करके वापस आ जाए, तो ऐसा मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं क्या होता है, मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्प्लेस किया डायपोल। मतलब कि डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी थीटा पोजीशन पे रोटेट करके छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अभी हम लोग देखे थे टॉर्क कितना आया था, टॉर्क आया था P sin थीटा। ठीक, इसका मतलब अच्छा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, चूंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क कैसे है क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं आप, माइनस लगा सकते हैं अगर साइन के साथ रखना हो। और अब देखिए यहाँ पे थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल और वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें हम लोग, ठीक है, तो जनरल मोशन तो ऑसिलेटरी है, हमें पता है कि छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। जब भी ऐसा मोशन है तो ऑसिलेशन होता है। लेकिन जब थीटा बहुत बहुत छोटा हो जाए तो टॉर्क इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू थीटा हो जाएगा ना। अच्छा मान लेते हैं कि ये रोटेशन ना, ट्रांसलेशन तो नहीं, कल रोटेशन है, तो यहाँ पे कौन सी बात करेंगे हम लोग, एंगुलर सिस्टम की बात करेंगे। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है टॉर्क बराबर आई अल्फा लेते हैं हम लोग ना। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस सिस्टम डायपोल अबाउट किसके अबाउट, अभी ये फ्री है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, कहीं फिक्स होगा तो जिसके अबाउट फिक्स होगा उस एक्सिस के अबाउट लेंगे। तो चलते हैं अभी, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहाँ फ्री है तो सेंटर ऑफ मास, या अगर कहीं हिंज्ड होगा किसी पॉइंट के अबाउट तो वहां किसके अबाउट लेंगे, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क जो आया
आई अल्फा ना माइनस पी इक्वल टू आई अल्फा, मतलब कि अल्फा जो आया वो कितना आया माइनस पी ई पाई आई इंटू थीटा। और जब भी ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन आए तो इसको किससे कंपेयर करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। और ऐसा मोशन क्या होता है, एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे लीनियर में क्या होता है, जैसे लीनियर में एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, लीनियर एसएचएम। इसी को क्या बोलते हैं, एम ए बोलते हैं। तो ए का वैल्यू क्या आता है माइनस के बाई एम एक्स। इसको किससे कंपेयर करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। जहां फिर ओमेगा का वैल्यू क्या आता है के बाई एम अंडर रूट, इसको बोलते हैं एसएचएम, लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक। टाइम पीरियड कितना 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा मतलब 2 पाई रूट एम बाई के। दिस इज कौन सा एसएचएम, दिस इज फॉर लीनियर एसएचएम। सब पढ़े आप 11th में। तो यहाँ पे कौन सा एसएचएम है, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम हो गया, ठीक है। अच्छा, कंपेयर किए तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, कंपेयर किए तो ओमेगा का वैल्यू आया पीई बाई आई का अंडर रूट implies that time period is 2 pi by omega, so time period is 2 pi under root I by PE। यहां फिर से देख लीजिए क्या आया टाइम पीरियड 2 pi under root I by PE। 2-3 बार लिख के याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन, P इज डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए। एक छोटा सा हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं इस पे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी डायपोल पे। मान लेते हैं कि कोई डायपोल है, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ मास m है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और इनका डिस्टेंस 6l है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। और ये जो रॉड इनको ज्वाइन करने वाला रॉड है, वो भी उस रॉड का भी जो मास है वो मान लेते हैं कि 2m मास का है, चलिए ना, 2m मास का है, ठीक है। ये रॉड है, ये जो रॉड दोनों को ज्वाइन करने वाला है वो 2m मास का है, और दोनों पॉइंट चार्जेस के जो मास हैं वो mm है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फॉर एग्जांपल E है। हमें टाइम पीरियड बताना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहली बात डायपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, व्हाट इज P, P इज Q इंटू 6L, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है डायपोल। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के आउट लेना है, ये 6L है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3L। इस वाले का क्या होगा m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है सिग्मा समेशन ऑफ mr स्क्वायर इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों पार्टिकल का क्या हो जाएगा, बाएं वाले चार्ज का m इंटू 3L का होल स्क्वायर, दाएं वाले चार्ज का भी m इंटू 3L का होल स्क्वायर, और रॉड का क्या होता है सेंटर के आउट ml स्क्वायर बाई 12। तो मास कितना है इसका रॉड का 2m इंटू L स्क्वायर, कितना लेंथ है 6L, तो 36L स्क्वायर, और बाई कितना 12, कितना हो गया 9 9 18, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 2 6, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 24 ml स्क्वायर, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उठा के वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है टाइम पीरियड बता दे 2 पाई अंडर रूट I बाई PE। तो 2 पाई अंडर रूट I की जगह 24 ml स्क्वायर, P की जगह 6QL इंटू E, 24/6 क्या होता है 4, तो कितना आया 2 पाई अंडर रूट 4 ml, क्योंकि एक L कट जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा QE, यही आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, आराम से समझ के नोट कर लीजिए। तो अब डायपोल का लास्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट डायपोल का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कॉन्फ़िगरेशन, डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि डायपोल अगर जनरल पोजीशन पे होगा वहां का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस डायपोल को थीटा एंगल पे रखने में जो हम वर्क किए होंगे उसको हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। किसी भी सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं कि उस सिस्टम को बनाने में जो हम लोग वर्क करते हैं
वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि डायपोल को इस स्थिति में रखने में हमें जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा डिफाइन होता है वर्क डन के फॉर्म में। और वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इज डिफाइंड एज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी बेसिकली ना। अच्छा, इसका मतलब ये कहीं न कहीं कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी हमें पता बताना पड़ेगा कि कहां का आप जीरो मान रहे हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अनस्टेबल में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे मिनिमम और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि π/2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को अगर u से डिनोट करें तो u एट π/2 मतलब इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का हम लोग जीरो मान लेंगे। अगर न दिया रहे, कभी क्वेश्चन न दिया रहे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां लेना है, तो हम लोग कहां लेते हैं 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो इस पोजीशन पे 90 डिग्री वाले पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया जाता है। ठीक है, ये एज्यूम्पशन है। या अगर क्वेश्चन में दे दे कि नहीं यहाँ नहीं यहाँ जीरो, तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। एक बार आईडीजी में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वहां पे 90 डिग्री ना करके 0 डिग्री पे दिया था। जैसा दिया वो वैसे ही हम लोग करेंगे। फिलहाल अगर कुछ ना दिया तो हम लोग कहाँ मानते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। तो मान लेते हैं कि थीटा पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इस पोजीशन को मान लेते हैं ये यहां से इस पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डायपोल पहुंच चुका होगा तो इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना टॉर्क लगा रहा होगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा P sin थीटा के बराबर। और कैसे लगा रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि ये न जाए क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि हमको इसको घुमाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डायपोल ये देखिए इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि ना जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सीधा करना चाह रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम कैसा वर्क करेंगे, हम पॉजिटिव वर्क करेंगे। इसलिए जो हमारा वर्क होता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को उतना ही लगाना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे रोटेशन करना पड़ेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि dw क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा होता है। dw एक्सटर्नल इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल डी थीटा। क्यों टाउ कर रहे हैं, क्यों dw कर रहे हैं, क्योंकि हर थीटा पे टॉर्क बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो टॉर्क इज फंक्शन ऑफ थीटा, हर थीटा पे नया टॉर्क, हर थीटा पे नया टॉर्क। 10 डिग्री पर अलग टॉर्क, 20 डिग्री पर अलग टॉर्क, 30 डिग्री पर अलग टॉर्क। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बदल रहा है, टॉर्क बदल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा P sin थीटा डी थीटा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डी थीटा डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल, तो कहेंगे PE इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा। कहां से कहां घुमाना है हमको ये देखिए इनिशियल पोजीशन है, इस पोजीशन से लेके ये फाइनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ हमको पता है इनिशियल से फाइनल मतलब थीटा से कहां तक 90 डिग्री तक। और साइन का आपको पता है ये क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉस 90 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया कि W एक्सटर्नल जो आया वो आ गया P cos थीटा, पॉजिटिव आना भी चाहिए था। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब डेफिनेशन पे चले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन इज नथिंग बट, वर्क डन जो होता है वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो U π/2 माइनस U0। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हमें चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल U थीटा पे तो चाहिए ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वर्क अभी कितना निकाले थे, PE cos थीटा, PE cos थीटा इज 0 माइनस U थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो आया माइनस PE cos थीटा। ठीक है, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, लास्ट लाइन कि PE cos थीटा माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर। तो दो वेक्टर का क्या लेने पे स्केलर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट।
इसका मतलब है यू थीटा को अगर हम लोग वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो माइनस पी डॉट ई लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, यू थीटा इज माइनस पी डॉट ई, और इसका एक ग्राफ बना देंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आराम से नोट कर लीजिए। यहाँ पे ई छूट गया था तो पी कॉस थीटा। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल जी कहाँ जीरो लिए थे, 90 पे। अगर 90 पे जीरो ना लेके थीटा जीरो पे जीरो लेते तब हम लोग कहाँ से रोटेट कराते हैं, तब हम लोग पोटेंशियल तब हम लोग जीरो से थीटा करते हैं। उस केस में क्या होता, उस केस में 1 माइनस कॉस थीटा आता ना। तो इसको आप अपने समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल जो थीटा हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, कई बार ग्राफ भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा, तो टॉर्क और थीटा में कैसा ग्राफ था, टॉर्क इक्वल टू क्या था, पी साइन थीटा। तो टॉर्क और थीटा का जो ग्राफ बनेगा, दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। टाउ थीटा ग्राफ तो साइन वाला ही बनेगा। ठीक है, टाउ सबसे ज्यादा टॉर्क कहाँ होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा, पीई। ठीक है, 180 पे जीरो था ना, π/2 पे, और सबसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस पी 270 डिग्री पे, और ये क्या हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2π। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जी क्या है, माइनस पी कॉस थीटा। कैसा ग्राफ बनेगा, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट। ठीक है, देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपका टॉर्क और वर्सेस थीटा का ग्राफ है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा। थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, थीटा इक्वल टू जीरो पे माइनस पी। थीटा इक्वल टू जीरो कैसा पोजीशन था, थीटा इक्वल टू जीरो कैसा पोजीशन था, थीटा इक्वल टू जीरो था स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आया। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहां पे क्या होता है 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो बताया था हम लोग। तो यहाँ पे देखिए प्लस पी। ठीक है, तो ये है 3π/2 और ये 2π। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ है। ये टोटल आपका डायपोल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपको, इसमें हम जो कमेंट सेक्शन में जाके आप इस पर कुछ पूछना और डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम इसका जो है आपको अब असाइनमेंट देना शुरू कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में पॉइंट चार्ज में हम लोग बहुत सारे पॉइंट देखे लगभग। आज ये 20-20वां 21वां लेक्चर था, आज पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले आप पूरा जितना लेक्चर चाहें तो अगेन दोबारा सारा जो है देख सकते हैं आप, पूरे एक साथ सारे लेक्चर जो एक साथ हैं सब पूरा देख के अगेन रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन किसी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।